Students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 58. Today's worksheet is also going to be quite easy one but little bit lengthy one. थोड़ी सी lengthy रहेगी लेकिन बहुत आसान है. In this worksheet we are going to revise the short and long answer type questions of chapter number 3 of history nationalism in India. यानी इस चैप्टर के सभी ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम रिवाइज करने वाले हैं आज की इस वर्कशीट में. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 58. our subject SST Social Science, in which history chapter number 3 nationalism in India we are going to revise. Our date 26th of November 2020. First question is there, why was the non-cooperation movement launched? यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसको लॉन्च क्यों किया गया था. और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एक्सप्लेन द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किन लोगों ने भाग लिया था. पहले हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि क्यों शुरू किया गया था. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट. उस वक्त खिलाफत मूवमेंट चल रहा था देश में, उसको सपोर्ट करने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने का डिसीजन लिया था गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने. सेकंड, टू एस्टेब्लिश द हिंदू मुस्लिम यूनिटी. उस वक्त गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को लगा कि दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, यानी कि उनको यूनाइट करने के लिए एक अच्छा मौका है. सो दे डिसाइडेड टू लॉन्च दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. थर्ड, टू डिमांड द स्वराज, क्योंकि ये हमारी मेन डिमांड थी. तो स्वराज मीन सेल्फ रूल, तो उसके लिए भी हमने इसको लॉन्च किया था. फोर्थ, टू अपोज द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू अपोज द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, स्पेशली आफ्टर द रॉलेट एक्ट के बाद उनकी जो पॉलिसीज थी उनका विरोध करने के लिए भी हमने इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को लॉन्च किया था. तो इसके 4 मेन कॉजेज या फिर ऑब्जेक्टिव्स और एम्स रहेंगे. अब बात आती है सेकेंड पार्ट की, जिसमें पूछा गया कि किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. दिस मोमेंट वॉज द फर्स्ट नेशन वाइड मोमेंट ऑफ गांधी जी इन इंडिया. ये पहला देशव्यापी आंदोलन था, यानी कि पूरे देश में फैला हुआ था. ऑल पीपल इंक्लूडिंग वीमेन, चिल्ड्रन ऑफ ऑल रीजन, क्लासेस एंड रीजन्स पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट. सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. दिस मोमेंट वॉज द लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ दैट टाइम. उस टाइम का सबसे बड़ा मोमेंट था ये, लेकिन एक कमी थी. हाउएवर द मीनिंग ऑफ स्वराज वेरिड फॉर ऑल द पीपल. लड़ तो सभी रहे थे, लेकिन उनके लिए स्वराज का मीनिंग अलग अलग था. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. व्हाट वर द रीजंस ऑफ स्टार्टिंग खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च क्यों किया गया था ये हमें बताना है. साथ ही साथ डिस्क्राइब इट्स इफेक्ट्स ऑन द इंडियन नेशनल मूवमेंट पे इसका क्या इफेक्ट रहा. पहले हम कॉजेज की बात करते हैं, क्यों लॉन्च किया गया था. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. टर्की वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की की डिफीट होती है. At that time, the Sultan of Turkey was considered the Khalifa or the supreme religious leader of the Muslim world. और उस वक्त जो टर्की के सुल्तान होते थे, that was considered as a खलीफा. उनको खलीफा या फिर मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा रिलीजियस लीडर माना जाता था. एंड इट वॉज रूमर्ड, और रूमर फैल जाते हैं, अफवाहें फैल जाती हैं, दैट द टर्की सुल्तान वॉज मिसट्रीटेड और मिसबिहेव्ड आफ्टर द डिफीट. और ऐसे रूमर्स फैल जाते हैं कि टर्की जो सुल्तान है उसके साथ मिसबिहेव किया गया. सो इंडियन मुस्लिम सोसाइटी स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट इन प्रोटेस्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इन द सपोर्ट ऑफ सुल्तान. तो सुल्तान को सपोर्ट करने के लिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस पॉलिसी का अपोज करने के लिए खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है. अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या रोल रहा है. द हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी बिकेम स्ट्रोंगर. हिंदू मुस्लिम यूनिटी और ज़्यादा मजबूत होगी एज ए रिजल्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट एंड लेटर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में लॉन्च किया गया था. तो पहला बेनिफिट तो ये मिला. सेकंड, इट ऑल्सो स्ट्रेंथन द नेशनल मूवमेंट. जो हमारा नेशन वाइड मूवमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट ऑल्सो बिकेम क्वाइट पावरफुल वन, ज़्यादा इंप्रेसिव हो गया. देन थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज देयर, not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. Support the statement in the light of the civil disobedience movement of the 1930s. क्वेश्चन को समझना जरूरी है.
यहाँ पे बात की गई कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1930s में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। उस वक्त सभी लोगों ने स्वराज से प्रभावित होकर के पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो किन लोगों ने, किन समूहों ने, किन ग्रुप्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था और उसके कारण क्या थे, क्यों वो दूर रहे थे। दिस स्टेटमेंट्स इट ट्रू दैट नॉट ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर इक्वली मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज। यानी कि सही है कि सभी लोग एक साथ एकजुट नहीं हुए थे स्वराज के लिए उस वक्त। द फॉलोइंग ग्रुप केप्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दो ग्रुप थे जिन्होंने दूरी बना करके रखी थी और उसके अपने कारण भी थे। फर्स्ट वन वॉज द डिप्रेस्ड क्लासेस, दैट वी कैन यूज द वर्ड एज ए दलित ग्रुप। इसका कारण ये था कि आफ्टर 1920 द दलित ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड रेजिंग डिमांड्स फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स है उसकी डिमांड करना शुरू कर देते हैं, कब? 1920 के बाद। बट गांधी जी एंड कांग्रेस पार्टी अपोज्ड अ सेपरेट इलेक्टोरेट बिकॉज इट कुड वीकन द नेशनल मूवमेंट। लेकिन गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इस डिमांड का अपोज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे नेशनल मूवमेंट है वो वीक हो जाएगा, बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड लाइक दैट। वो तो यही चाहते थे कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। तो इसलिए गांधी जी अपोज करते हैं कि नहीं, ये हमें ही डिवाइड करें। देयरफॉर दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लिमिटेड। और इसी बात के कारण जो दलित पार्टिसिपेशन था वो कम रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, स्पेशली इन महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। स्पेशली महाराष्ट्र और नागपुर में जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। सेकंड जो ग्रुप था जिन्होंने, जो हमारा मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें पार्टिसिपेशन लिमिटेड रहा। ऐसा नहीं कि पार्टिसिपेशन नहीं रहा, लेकिन लिमिटेड रहा कुछ एरियाज़ में। तो वो था मुस्लिम कम्युनिटी, स्पेशली द सपोर्टर्स ऑफ मुस्लिम लीग। आफ्टर द एंड ऑफ, इसके कारण क्या थे कि आफ्टर द एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। कि नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के बाद एक बड़ा जो पार्ट था मुस्लिम कम्युनिटी का वो कांग्रेस से अलग हो गया। इसका कारण यह था कि कांग्रेस एट दैट टाइम केम क्लोज टू हिंदू महासभा के नज़दीक आ जाती है, तो इसलिए थोड़ी दूरी बन गई थी। सो द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, आफ्टर दैट कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रिक्रिएट द नेगोशिएटिंग अलायंस बट इन वेन। उसके बाद हालांकि कोशिश भी की जाती है कि दोबारा से अलायंस हो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, बट इट वॉज रिजल्टलेस, यानी उसके कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आते हैं। सो वेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड, ए सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स हु वर एसोसिएटेड विद द मुस्लिम लीग couldn't respond to the call of struggle और स्वराज। इसलिए जब CDM स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो एक सेक्शन जो मुस्लिम लीग के सपोर्टर थे वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, विच वर टू टाइप्स ऑफ डिमांड्स मेंशन्ड बाय गांधी जी इन हिज लेटर टू वायसराय इरविन ऑन 31 जैन 1930। 31 जैन 1930 को गांधी जी लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखते हैं। उसमें 11 डिमांड्स होती है, दो टाइप की डिमांड्स होती है। कौन सी होती है वो हमें बताना है। एंड वाई वॉज द अबोलिशन ऑफ सोल्ट टैक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड। और उनमें से सोल्ट टैक्स, जो सोल्ट टैक्स था उसको ख़त्म करना एक बड़ी डिमांड थी। क्यों? तो इन ए लेटर रिटन बाय गांधी जी टू वायसराय इरविन ऑन 31 जैन 1930 टू टाइप्स ऑफ डिमांड्स वर मेड। दो टाइप की उसमें डिमांड्स थी। पहली थी जनरल डिमांड्स और कुछ थी डिमांड्स रिलेटेड टू द फार्मर्स इंटरेस्ट, यानी कि किसानों से संबंधित थी। उनमें से जो 4 मेजर डिमांड्स थी उन 11 डिमांड्स में से वो थी बैन ऑन ड्रग्स, के ड्रग्स पर बैन लगाया जाए। सेकंड, पॉलिटिकल प्रिजनर्स शुड बी रिलीज्ड, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाए। थर्ड, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सोल्ट टैक्स शुड बी अबॉलिश्ड, सोल्ट टैक्स है वो ख़त्म किया जाए। एंड फोर्थ थी द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू शुड बी रिड्यूस्ड, और लैंड रेवेन्यू लगान जो है वो कम किया जाए। तो ये 4 मेजर डिमांड थी। अब बात आती है कि सोल्ट ही क्यों, यानी ये एक बड़ी डिमांड क्यों थी। सोल्ट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड। हमारा खाना ही अधूरा होता है सॉल्ट के बिना।
एंड द इम्पोजिशन ऑफ सोल टैक्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज द एक्सट्रीम ऑफ एक्सप्लोटेशन। और उसी पर जब टैक्स लगा दिया गया तो ये एक्सट्रीम ऑफ एक्सप्लोटेशन था, यानी कि हद ही हो गई थी। सो इट वॉज द मैटर ऑफ एक्सप्लोरेशन का था, मैटर ऑफ प्राइड का था, इसलिए इसी को आगे लेकर के गांधी जी चलते हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्लांटेशन वर्कर्स हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधीज आइडिया एंड द नोशन ऑफ स्वराज। कि जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट किया तो उन्होंने स्वराज को लेकर के बात की थी, लेकिन जो लोग उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, दे पार्टिसिपेटेड इन दैट मोमेंट बट दे हैड डिफरेंट नोशंस ऑफ स्वराज। उनके लिए स्वराज का अलग ही अर्थ था। तो यहाँ पे हमें बताना है कि प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का क्या अर्थ था, ओके, क्या मीनिंग था। सो फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम स्वराज मीन्ट, स्वराज का अर्थ था द राइट टू रोम फ्रीली इन और आउट ऑफ द प्लेस वेयर दे वर एम्प्लॉयड। उनके लिए अर्थ था कि अगर स्वराज आ गया तो अपनी जगह से जहाँ वो काम करते हैं वहाँ से इधर उधर जा पाएंगे बिना किसी रोक टोक के। सेकेंड, परमिशन टू रिटर्न टू द विलेज, कि वो अपने विलेज लौट पाएंगे। थर्ड, दे बिलीव दैट गांधी राज हैड अराइव्ड, उन्हें ये भी लग रहा था कि गांधी राज आ गया है एंड इट ऑल वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज, और उनके गाँव में उनको ज़मीनें मिल जाएगी। सो फॉर देम स्वराज का मीनिंग क्या था? द फ्रीडम टू मूव हियर एंड देयर, फ्रीडम टू मूव बैक देयर विलेजेस एंड दे वुड गेट ऑल द लैंड्स बैक फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्हें लग रहा था कि सब कुछ वापस सही होने वाला है, तो उनके लिए स्वराज का एक अलग ही मीनिंग था। सिक्स्थ क्वेश्चन इज देयर, एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन बाय गांधी जी टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी बिफोर द इंडिपेंडेंस। ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, अनटचेबिलिटी वॉज ए सोशल इविल, एक बड़ी सोशल इविल थी आज़ादी से पहले। उसमें उसको कम करने में एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया था गांधी जी ने। गांधी जी ने क्या रोल प्ले किया था वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ़ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट अबॉलिश्ड, कि अगर अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं किया गया तो शायद हमारे नेक्स्ट 100 years तक भी हमें स्वराज नहीं मिलेगा। ही यूज द वर्ड हरिजन इंस्टेड ऑफ अनटचेबल, उन्होंने अनटचेबल की जगह हरिजन वर्ड का यूज़ किया। हरिजन मीन्स द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। He organized सत्याग्रह for entry of Dalit community into temples, public wells, tanks, roads, schools, etc. in many part of the country, यानी कई जगह पर उन्होंने सत्याग्रह भी लॉन्च किए। He himself cleaned the toilets to establish the work of भंगीज और the scavengers, यानी कि जो भंगीज हैं, सफाई कर्मी हैं, उनके काम को अच्छा दिखाने के लिए कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, उन्होंने खुद टॉयलेट क्लीन किए थे। He persuaded many castes to change their mind and give up the sin of untouchability। इसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारी कास्ट को भी मनाया था कि वो अपने माइंड सेट को चेंज करे और अनटचेबिलिटी के इस पाप को छोड़ दे। तो काफ़ी सारे एफर्ट्स थे जो गांधी जी के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, सेवंथ क्वेश्चन, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उनके मेन फीचर्स या इवेंट्स लिखने, एंड हाउ वॉज दिस मोमेंट वॉज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मोमेंट, नॉन कॉपरेशन मोमेंट से ये अलग कैसे था। तो पहले हम फीचर्स या मेन इवेंट्स की बात करेंगे, क्या क्या हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री प्रोड्यूस सॉल्ट बाय वायलेटिंग सॉल्ट लॉ। थाउजेंड्स ऑफ लोग जो थे उन्होंने देश के अलग अलग पार्ट्स में सॉल्ट बनाया और इस तरीके से दे वायलेटेड सॉल्ट लॉ एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया बिकॉज दे वर वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ को वायलेट कर रहे थे। मेनी पीपल दे boycotted the foreign clothes. Foreign cloth was boycotted all over the country and they began to use the स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू कर दिया। Liquor shops were also closed. Liquor shop है उनको भी बंद करवा दिया गया। During this moment, farmers refused to pay revenue and taxes. किसानों ने भी रेवेन्यू देने से मना कर दिया। In many places, forest people violated the forest laws. The students and lawyers boycotted government institutions etc. स्टूडेंट्स और लॉयर्स ने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बॉयकॉट कर दिया था। तो इस तरीके से ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द कंट्री पार्टिसिपेटेड इन दैट मोमेंट, उस मोमेंट में बढ़ चढ़ करके
भाग लेते हैं। और सबसे बड़ी जो बात थी कि इस मोमेंट में फीमेल्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा था। अब हम डिफरेंस की बात करेंगे कि डिफरेंस क्या था नॉन कोऑपरेशन मोमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट में। मेन इवेंट्स तो सेम थे लेकिन डिफरेंस थे। पहला जो डिफरेंस था, द मेन ऑब्जेक्टिव इन द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट वॉज नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो नॉन कोऑपरेशन मोमेंट में बात की गई थी कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी बात थी। वेराज इन सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू ब्रीच ऑफ लॉज, यानी कि हम कानूनों को तोड़ेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया था कि हमारी अप्रोच अलग थी। सेकंड, द गोल ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट वाज कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमारा गोल था सीडीएम में, जबकि एनसीएम में नॉन कोऑपरेशन मोमेंट में आवर गोल वाज टू गेट स्वराज ओनली। उस वक्त हम केवल स्वराज की बात कर रहे थे। थर्ड जो डिफरेंस हम बता सकते हैं, आप ऐड कर सकते हो, दैट इन नॉन कोऑपरेशन मोमेंट एज कंपेयर टू द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट in the CDM civil disobedience movement the participation of women was in a large number, यानी women's का participation ज़्यादा था। तो ये बेसिक डिफरेंस थे NCM और CDM में। Now let's move to the 8th question, that is not so important one. Evaluate the role of women in various movements in India, यानी भारत में जितने भी मोमेंट्स हुए हैं उसमें women का क्या रोल रहा है। द रोल ऑफ वीमेन रिमेंड एक्टिव इन वेरियस मोमेंट्स इन इंडिया, लगभग सभी मोमेंट्स में एक्टिव रोल रहा है वीमेन का। द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इंक्रीज्ड आफ्टर गांधी जी टुक चार्ज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, यानी कि जब से लीड करना शुरू किया गांधी जी ने तब से वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। वीमेन्स पार्टिसिपेशन वॉज हाइएस्ट इन दांडी मार्च एंड इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा रहा था। एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन वॉज मोर इन सिटीज़ एज कम्पेयर टू द रूरल एरियाज, यानी कि शहरों में पार्टिसिपेशन ज़्यादा था। नाउ लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बारे में हमें बताना है। पूना पैक्ट वॉज साइंड इन 1932। कहाँ साइन हुआ था? इट वॉज साइंड इन एट पूना में हुआ था, इसलिए पूना पैक्ट कहा जाता है। सो पूना पैक्ट वॉज साइंड इन 1932 एंड इट वॉज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड BR अम्बेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। Under this agreement, Dr. B.R. Ambedkar agreed to give up the demand for separate electorate for Dalits, यानी वो अपनी मांग छोड़ देते हैं। कौन सी मांग? सेपरेट इलेक्टरेट की। और बदले में गांधी जी ऑल्सो एश्योर्ड टू गिव रिजर्वेशन टू दलित्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और गांधी जी एश्योरेंस देते हैं कि आज़ादी के बाद रिजर्वेशन दी जाएगा। तो ये था पूना पैक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन, वाई डिड इंडियंस अपोज द साइमन कमीशन। अब पहले हमें ये समझना कि साइमन कमीशन कब आया था और क्यों आया था। तो साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1927 एंड इट वॉज अपॉइंटेड टू गिव द सजेशन अबाउट द रिफॉर्म्स इन इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट में कुछ रिफॉर्म्स अगर करने तो सजेशन देने थे। उसके लिए अपॉइंट हुआ था 1927 में और 1928 में इंडिया आता है। तो चलिए हम देखते हैं कि वाई डिड इंडियंस अपोज द साइमन कमीशन। Simon Commission came to India in 1928. There were 7 members in the commission. 7 members थे कुल उसमें। All the members were British. सभी members British थे. None of them was Indian. Hence, it was welcomed with the black flags and slogan Simon Go Back. इसलिए उसका वेलकम था वो Simon Go Back के स्लोगन्स के साथ हुआ था, क्योंकि भारतीयों को लगता था कि अगर इसमें भारतीय नहीं है तो सजेशन नहीं देने वाले, दिस इज़ जस्ट टू शो अप, कि केवल दिखावा करें। सो इसलिए इसको अपोज किया गया था। 11th क्वेश्चन, दैट इज़ द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपके एनुअल एग्जाम में भी इस बार 2 क्वेश्चन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, 4 + 4 8 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर हियर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सत्याग्रह। सत्याग्रह से आप क्या समझते हो? सत्याग्रह इज मेड अप ऑफ 2 words. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 words, ट्रूथ प्लस स्ट्रगल। इट मीन्स द स्ट्रगल फॉर द ट्रूथ, यानी कि सत्य के लिए संघर्ष या स्ट्रगल। सत्याग्रह वॉज द मेन वेपन ऑफ गांधी जी इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड गांधी जी बिलीव दैट इफ आवर कोज इज ट्रू देन देर इज नो नीड टू यूज वायलेंस। और गांधी जी का कहना था कि अगर हम सही हैं तो वायलेंस को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। So it was the main weapon of Gandhi ji in his struggle against the British government. Second question is there,
व्हाट इज़ द सब्सटेंस ऑफ सोल? सोल हमारी आत्मा का जो मूल आधार होता है, पावर होती है, वो होता है ट्रुथ. ट्रुथ इज़ द सब्सटेंस ऑफ द सोल. थर्ड क्वेश्चन इज देयर, हु वर्शिप द वॉर गॉड? वॉर गॉड की पूजा कौन करता है? द ब्रिटिश वर्शिप द वॉर गॉड एट दैट टाइम. जो ब्रिटिश थे वो युद्ध की पूजा करते. इट मीन्स दैट दे बिलीव्ड इन वॉर, यानी कि वो युद्ध में, वॉर में बिलीव किया करते थे. फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लॉन्ग वर्कशीट. राइट अ ब्रीफ जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स. जो पैराग्राफ है इसका हमें सार लिखना है, समराइज करना है. सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्स बट सेल्फ स्ट्रेंथ. कि ये फिजिकल फोर्स नहीं होती बल्कि एक सेल्फ स्ट्रेंथ होती है. ट्रुथ, लव एंड नॉन वायलेंस आर गिवन सुप्रीम इंपॉर्टेंस इन सत्याग्रह. ट्रूथ, लव और नॉन वायलेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सत्याग्रह में. इफ़ वी वांट टू स्प्रेड लव देन वी डू नॉट नीड एनी वायलेंस और वेपन. अगर हमें प्रेम फैलाना है तो वी नीड नॉट टू हैव एनी वायलेंस, वी नीड नॉट टू हैव एनी वेपन. तो ये जिस्ट रहेगा इस पैराग्राफ का. दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट. आई होप दैट आपकी स्टडी बेटर चल रही होगी. आपको अगर कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो. इसके लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. ज्वाइन बटन दिया गया है जिसको प्रेस कीजिए, उसके साथ आपको पेजेस मिलेंगे और मेरे लिए आपको रिप्लाई देना इजी हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिफाई करना इजी होगा. तो ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, हमारे साथ बने रहिए. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.